नमस्कार दोस्तों, आज एक नई वीडियो में मैं आपके सामने फिर से आया हूँ और इस बार हम बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे। कुछ मेरे दोस्त थे जो मुझसे ये हमेशा कहते थे कि बैंकिंग स्टॉक को कैसे जज किया जाए। तो इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रिकी सेक्टर कोई माना जाता है तो वो बैंकिंग का माना जाता है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग होती है और किसी भी बैंक को जज करने के लिए इस पूरे सेक्टर में कुछ बेंचमार्क होते हैं, उनको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उन्हें नहीं जानेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई बैंक खरीदें और बैंक का स्टॉक खरीदें और कुछ समय के बाद वो तेज़ी से ऊपर जाए, पर जब मार्केट गिरेगा तो हो सकता है कि वो बैंक का स्टॉक, उसका प्राइस जितनी तेज़ी से ऊपर गया था उससे दोगुनी तेज़ी से नीचे गिरेगा भी। तो ऐसी स्थिति को ना हो आपके साथ, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी सिर्फ एक ही रेमेडी है और वो यह है कि आप इस इंडस्ट्री में होने वाले जो बदलाव होते हैं उनकी जानकारी रखें और किसी भी बैंकिंग स्टॉक को ख़रीदने के पहले कुछ जो बेंचमार्क रेशियोज़ हैं, फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं, वो आप ज़रूर देखें। उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लें कि किस में निवेश करना है और किस में निवेश नहीं करना है। अब यह पूरा टॉपिक 2 वीडियो में कवर होगा क्योंकि ये टॉपिक है ही बहुत बड़ा। इसमें पहले हम बैंकिंग सेक्टर को समझेंगे कि बैंक काम कैसे करते हैं और किस तरह के जो फाइनेंशियल रेशियोज़ होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं बैंकिंग सेक्टर में, ताकि आप एक अच्छे बैंक को जज कर सकें। उसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको उन बैंकों का कंपैरिजन करना बताऊंगा। देखिए, जो कंपैरिजन होगा वो भी बहुत ट्रिकी होगा। आप इसे नॉर्मल स्कूल कॉलेज के कंपैरिजन की तरह मत देखिएगा, यह बहुत ही ट्रिकी होगा और इसमें आपको बहुत ही सोच समझ के कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए किसी बैंक को निवेश के लिए चुनना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो कौन से फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं और बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको इस सेक्टर के लिए ज़रूर देखना चाहिए। टोटल 8 पैरामीटर हैं जो आपको जानना चाहिए। वो पैरामीटर मैं आपको बता देता हूँ। पहला है कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो, दूसरा है रिटर्न ऑन एसेट, तीसरा है रिटर्न ऑन इक्विटी, चौथा है प्राइस टू बुक रेशियो, पांचवा है कॉस्ट टू इनकम रेशियो, छठवा है प्रॉफिट मार्जिन, सातवां है नेट इंटरेस्ट मार्जिन और सबसे आखिरी में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो आता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये लिस्ट आप सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाली है जब अगले वीडियो में हम सारे बैंकों को इस लिस्ट के ऊपर जज करेंगे। अब बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है? सबसे बेसिक सवाल कि कोई बैंक काम कैसे करता है, ये पैसे कहाँ से लेकर आते हैं और पैसे कैसे आपको देते हैं। तो इसके लिए आप यह समझ लीजिए कि बैंक आम लोगों से डिपॉजिट्स लेते हैं और उसे लोन के एवज में आम लोगों को ही वापस देते हैं, जिससे वो कुछ ब्याज कमाते हैं और वही उनकी इनकम होती है। इसके अलावा बैंक कई सुविधाएं भी देते हैं आपको जिस पे वो चार्जेस लेते हैं, जैसे पैसा ट्रांसफ़र करना, जैसे आज के दौर में हम आरटीजीएस, नेशनल फंड ट्रांसफ़र स्कीम बोलते हैं, वो हो गए। और इस तरह की जो बैंकिंग के जो पैसे के लेन देन होते हैं उसके ज़रिए वो पैसा कमाते हैं। कई बैंक आपको कई तरह की सुविधाएं देते हैं, जैसे शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट और इस तरह के कई सुविधाएं होती हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, इस वजह से इसमें मैं जाना नहीं चाहूँगा, समय बहुत बर्बाद होगा। अब बैंक
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी निवेश करके पैसा कमाते हैं। इसे SLR कहा जाता है। नियम के अनुसार बैंकों को 18% अपनी फंड का SLR में निवेश करना होता है। अब SLR का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। RBI ने इसे डिसाइड किया है कि यह 18% पर रहेगा। अब बैंक कई तरीके का डिपॉजिट आम लोगों से लेता है, जिसमें बेसिकली 2 डिपॉजिट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। पहला होता है करेंट अकाउंट और दूसरा होता है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। अब सेविंग अकाउंट में जब बैंक के पास पैसा आता है तो उसे ब्याज देना पड़ता है। करेंट अकाउंट में जब बैंक के पास पैसा आता है तो वो ब्याज नहीं देता है। सेविंग अकाउंट में जो बैंक ब्याज देता है, आप इसे ऐसे समझिए कि जो ब्याज दिया जा रहा है उससे ज़्यादा ब्याज आपसे लिया जा रहा है। जो पैसा आपने कई लोगों ने बैंक में सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है या फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ है, उससे ज़्यादा कीमत में बैंक आपको तरह तरह के लोन देते हैं। मॉर्गेज हो गया, होम लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, और उसमें जो बीच का डिफरेंस होता है वो बैंक की इनकम होती है। एक बहुत ही फेमस रेशियो इसमें कहा जाता है, जिसे कासा रेशियो कहा जाता है, करेंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट रेशियो। इसमें सिर्फ इस रेशियो का काम ये होता है कि किसी बैंक के पास कितने सेविंग अकाउंट हैं और कितने करेंट अकाउंट हैं। आप ये जितना ज़्यादा होगा उससे आपको यह पता चल जाएगा कि बैंक के पास ऐसा पैसा ज़्यादा है जिस पे उसे ब्याज नहीं देना पड़ रहा है। अगर किसी दूसरे बैंक के पास यह रेशियो कम होगा तो इसका मतलब यह है कि बैंक के पास ऐसा पैसा ज़्यादा है जिस पे उसे ब्याज देना पड़ रहा है। इसके अलावा बैंक बॉन्ड मार्केट से भी पैसे उठाते हैं और RBI से भी पैसे ले सकते हैं। जब बैंक RBI या बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाते हैं तो जो उन्हें परसेंटेज देना पड़ता है वो कॉस्ट ऑफ बारोइंग कहलाता है। इसके अलावा बैंक अपना एक्सेस फंड भी RBI के पास डिपॉजिट करके उसमें इंटरेस्ट कमा सकते हैं और वो RBI से पैसा उठा भी सकते हैं, इंटरेस्ट पर ले भी सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि जब बैंक का काम पैसा उठा के दूसरों को देना है और इंटरेस्ट कमाना है तो बैंक RBI के पास पैसा क्यों रखेगा, वापस क्यों रखेगा? देखिए, इसे गौर से समझिएगा। जो अच्छे बैंक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी मौके पर, उसी अपॉर्चुनिटी पर लोन देते हैं जिस पर उन्हें विश्वास होता है कि वो पैसा वापस आएगा। कई बार मार्केट में ऐसा होता है कि ऐसे लोग भी लोन मांगने आते हैं, ऐसे लोग भी लोन की डिमांड करते हैं जिनसे रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। तो बैंक का काम जो 2 तरह के इंटरेस्ट होते हैं उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालना होता है। अब वो कहीं से भी निकालें, चाहे वो लोन देकर निकालें या वो RBI के पास डिपॉजिट करके निकालें, तो उन्हें उस समय सबसे आसान ऑप्शन ये लगता है कि क्यों ना इसे RBI के पास डिपॉजिट कर दिया जाए और उसमें ब्याज लिया जाए। वो पैसा आइडियल रखने की बजाय RBI के पास रख देते हैं और इंटरेस्ट कमाते हैं। अब आपने कई बार टीवी में ये डिबेट सुना होगा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों इसी कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। जब RBI बैंक को पैसा देता है और वो जिस रेट पर देगा वो रेपो रेट है। जब बैंक RBI को पैसा देगा और जिस रेट पर रिटर्न उसे मिलेगा, जिस रेट पर उसे इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक को मिलेगा, वो रिवर्स रेपो रेट है। बस इतना ही जानना आपके लिए ज़रूरी है। अब कई बार आप ये सुनेंगे कि नेट इंटरेस्ट इनकम, कई डिटेल में जब एनालिसिस होती है तो ये टर्म सुनने में आती है, तो ये बहुत सिंपल है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि नेट इंटरेस्ट इनकम वह होती है जिसमें बैंक ने जिस कीमत पर पैसा बाजार से लिया है उससे ज़्यादा कीमत पर पैसा बाजार में दिया है, जो डिफरेंस आएगा वह नेट इंटरेस्ट इनकम होगी। बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। सीधे से एग्जांपल दूंगा आपको। तो मान लीजिए बैंक ने 4% से
कहीं से पैसा उठाया है और 9% पे किसी को पैसा दिया है। जो बीच के जो 5% होंगे वो बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम होगी। 5% होंगे नहीं, क्योंकि मैं बताऊंगा आगे कि ये कैसे कम हो जाएगा। अब जब आप किसी बैंक की बैलेंस शीट को देखेंगे तो सेक्टर में ये देखना ज़रूरी होता है कि आप हर बैंक की बैलेंस शीट अलग माइंडसेट से देखें। तो उसमें आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट करके एक कॉलम मिलेगा। अब वो क्या होता है, वह यह होता है कि नेट अर्न इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, जो आपको इंटरेस्ट देने हैं, प्लस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्टेस। अब ऑपरेटिंग चार्जेस क्या होते हैं कि बैंक को रन करने के लिए कई बार पैसे लगते हैं, ब्रांचेस खोलनी पड़ती हैं, एम्प्लॉय लगाने पड़ते हैं, उनकी फीस, ये सब कुछ इस ऑपरेटिंग चार्जेस में आ जाता है। जो घटा दिया जाएगा वह नेट या नेट अर्न इनकम कहलाई जाएगी। इसीलिए मैंने बोला था कि जो 5% जो बीच पिछले एग्जांपल में आ रहा था वो रहेगा नहीं, वो घट जाएगा। तो ये सारे फैक्टर उसमें घटा दिए जाएंगे तो 5% से कम हो जाएगा। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे मैंने लिस्ट में शामिल नहीं किया है, जो 8 बेंचमार्क की लिस्ट है, पर आपके लिए वो जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यह एक बैंक का ऑपरेशनल हिस्सा होता है। प्रोविज़न जो होता है वो हर बैंक को करना होता है। अब प्रोविज़न होता क्या है? प्रोविज़न होता यह है कि बैंक जो लोन देता है, हो सकता है कि उसमें से कुछ लोन्स की रिकवरी पूरी तरीके से ना हो। अब उसकी रिकवरी जब पूरी तरीके से नहीं होगी तो वो जो पैसा, वो बैंक का पैसा तो है नहीं, किसी ना किसी ने डिपॉजिट किया है। तो उसकी भरपाई करने के लिए कहाँ से पैसा लाया जाएगा? तो इसमें आरबीआई ने एक लिमिट डिसाइड की हुई है कि जो बैंक इस तरह का एनालिसिस करते हैं कि उनका कुछ हिस्सा लोन का डिफ़ॉल्ट हो सकता है या फंस सकता है, तो उसके लिए उन्हें कुछ पैसे अलग रखने होंगे, जिसे प्रोविज़न कहा जाता है। अब आगे सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब प्रोविज़न से आगे बढ़ते हैं और आते हैं एनपीए पर। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और बार बार रिपीट कर कर भी देखिएगा। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट तब कोई लोन बन जाता है जब उसमें 90 दिन तक कोई ईएमआई ना आए, तब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाने लगेगा। अब यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, अगर आपने 90 दिन किसी की ईएमआई नहीं दी है किसी भी लोन की, तो आपके घर में दरवाजे पर खटखटाने वाले आ जाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कई बार, पर बैंकों के लिए ये सिस्टम अलग होता है। एनपीए को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला होता है सब स्टैंडर्ड एसेट, दूसरा होता है डाउटफुल एसेट, तीसरा होता है लॉस एसेट। जो सब स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं उनको यह कहा जाता है कि इस एसेट में 3 से 12 महीने तक ईएमआई नहीं आई है। उसके बाद जो डाउटफुल एसेट है उसमें यह कहा जाता है कि इसमें 12 महीने से ज़्यादातर आगे तक ईएमआई बैंक के पास नहीं पहुंची है। इसके बाद आता है लॉस एसेट। अब लॉस एसेट वो होता है जिसे बैंक का ऑडिटर डिक्लेयर कर दे कि ये लॉस एसेट है। अब यहाँ पर जो 3 कैटेगरी हैं, जो पहली 2 कैटेगरी हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट और डाउटफुल एसेट, इनकी रिकवरी के लिए बैंक ट्राई करता रहेगा, वो कोशिश करते रहेंगे किसी ना किसी तरीके से पैसे निकलते रहें। जो लॉस एसेट हैं उनको बता दिया गया है कि फला आदमी का जो लोन है वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है, अब उसकी मिलने की उम्मीद ना के बराबर है, वो बैंक का घाटा हो गया, वो बुक्स पर आ जाएगा। तो ये 3 एसेट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। अब जब आप इस प्रोविजनिंग पर चलते हैं कि इन 3 कैटेगरी को एनपीए के अंदर लाया गया है, तो प्रोविज़न भी इन 3 कैटेगरी के अंदर ही होगा। अब प्रोविज़न के लिए आरबीआई ने यह डिसाइड किया है जो सब स्टैंडर्ड एसेट हैं उनके लिए 10 से 15% तक जो अमाउंट है उसका
हिस्सा आपको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। डाउटफुल एसेट के लिए अप टू 40% तक है जो आपको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, और लॉस एसेट हैं उनके लिए 100% का पूरा पैसा आपको आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, ताकि कल के दिन कोई डिपॉजिटर अपना पैसा मांगता है और बैंक ये क्लेम करता है कि हमें तो घाटा हो गया, तो वो पैसा आरबीआई उन्हें दे सके। प्रोविजनिंग से जुड़ा हुआ ही एक बेंचमार्क होता है जिसे मैंने अपनी लिस्ट में जगह नहीं दी है, पर आप चाहे तो इसे देख सकते हैं, जिसे प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो कहा जाता है। इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है प्रोविजनिंग डिवाइडेड बाय ग्रॉस एनपीए। इससे जो नंबर निकल कर आएगा वो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो कहलाएगा। सीधी सी बात है, जिस बैंक का यह रेशियो ज़्यादा होगा वो वैल्यूबल नहीं है, जिसका कम होगा वो वैल्यूबल है। अब यहाँ पर आपको ये रेशियो किस तरीके से देखने हैं यह मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, इसलिए फ़िलहाल के लिए आप इतना बस जान लें कि जिसका कम होगा उस पर आप ध्यान दे सकते हैं, जिसका ज़्यादा होगा उसे छोड़ दीजिए। अब हम वीडियो के बीच में पहुंच चुके हैं, तो मैं आपको एक्साइटमेंट के लिए एक टिप दे देता हूं कि अगर आप किसी बैंक को जज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यह देखना चाहिए कि बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम से कम 3% होना चाहिए, और उनकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 45% होने चाहिए, और उनकी कॉस्ट ऑफ फंड या कॉस्ट ऑफ जो पैसा वो उठाते हैं वो 2% होना चाहिए। जिस बैंक में आपको यह चीज़ें मिलती हैं उसे आप कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अब सबसे पहले आ जाते हैं कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो पर। यह बहुत ही ट्रिकी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे बहुत ही इत्मीनान से समझिएगा। इसका फॉर्मूला होता है टियर 1 कैपिटल प्लस टियर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट। अब इन तीनों का मतलब क्या है? टियर 1 कैपिटल वह होती है जो बैंक कमा रहा है, जो उसके पास रखी हुई है, जिसका वो इस्तेमाल हर जगह कर सकता है। टियर 2 कैपिटल वह होती है जो उसके एसेट हैं, जो उसकी ज़मीन जायदाद, जो भी उसके जहाँ पर वो जो बुक वैल्यूज़ रखा हुआ है, जो कैश रखा हुआ है, वो सारी चीज़ें टियर 2 कैपिटल में आ जाएंगी। रिस्क वेटेड एसेट क्या होते हैं? रिस्क वेटेड एसेट वो होते हैं जो डाउटफुल एसेट्स होते हैं, जहां पर आपको रिकवरी की संभावना कम होती है। अब इसे ऐसे समझिएगा कि अगर कोई बैंक अपने टियर 1 कैपिटल से किसी भी लॉस को कवर करने की पोजीशन में है तो वो अच्छा बैंक माना जाएगा, वो तगड़ा बैंक माना जाएगा। लेकिन अगर उसको अपनी टियर 2 कैपिटल इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ रही है, जो उसको एसेट्स हैं, उसके बाद जो अच्छे लोन हैं वो उन्हें ट्रांसफ़र करके पैसा लाना पड़ रहा है, या अपने उसके पास जो ज़मीन जायदाद हैं वो बेचनी पड़ रही हैं, अपने ऑपरेशंस को बेचना पड़ रहा है, तब वो मुश्किल में आ गया है। तब ये समझ लीजिए ऐसे कि जैसे हमारे घर में होता है ना कि अगर हमें घाटा लगा तो हम बिजनेस से फिर से कमा के उसे चुका देंगे, पर अगर घर मकान बेचने की नौबत आ जाए तो बहुत मुश्किल बात हो जाती है। तो आप समझ लीजिए कि टियर 2 कैपिटल का इस्तेमाल, समझ लीजिए हमारे घर मकान ज़मीन जायदाद बिकने की नौबत आ गई, तो ऐसे बैंकों से दूर रहें। अब कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो जो होता है वो हमेशा ध्यान से देखना चाहिए, और ये जितना अच्छा होना चाहिए उतना बेहतर होगा। रिज़र्व बैंक ने इसमें 9% का डिसाइड करके रखा हुआ है कि यह रेशियो हर बैंक के लिए 9% होना चाहिए। पीएसयू बैंकों के लिए ये कुछ कम है, पर प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए यह 9% है, और इंटरनेशनली जो डिसाइड है वह 8% है, पर हमारा आरबीआई कुछ प्रिकॉशन लेकर चलता है और उन्होंने 9% इसे डिसाइड करके रखा हुआ है। अब दूसरा बेंचमार्क रेशियो है रिटर्न ऑन एसेट। यह रेशियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका सीधा सा फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। जो रेशियो निकल कर आएगा, जो नंबर निकल कर आएगा, वह पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आप ज़्यादातर पीएसयूज बैंक हैं उनमें यह नंबर आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा, और जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उनमें यह रेशियो आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ऐसा बोला जाता है कि अगर 2% के आसपास, 1.5 से 2% के आसपास किसी बैंक का
रिटर्न ऑन एसेट है तो वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये तो कागजी बातें हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बैंक का मैनेजमेंट अपने पैसे को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। वो ऐसी जगह लोन देता है जहाँ से उसे जल्दी रिकवरी मिलती है, जहाँ से डिफ़ॉल्ट की नौबत बहुत कम आती है। तो यह सीधा सा इसका फार्मूला है और इसका इंटरप्रिटेशन यह है कि आपको हमेशा कम से कम 1% के ऊपर बैंक का जो ROA है उसी बैंक को कंसिडर करना है निवेश करने के लिए। नीचे वालों को छोड़ दीजिए, कोई मतलब के नहीं है। अब अगला बेंचमार्क रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी। किसी भी बैंक के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और अगर आप प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को देखेंगे तो वो 8 से 10% प्लस में रिटर्न ऑन इक्विटी उनकी होती है ज़्यादातर। अब इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला सीधा सा है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। जो नंबर निकल कर आएगा वो परसेंटेज में होगा और उसे हम रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है। यह हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपका बैंक इतना कमा रहा है जो आपको कुछ पैसा दे सकता है। PSU बैंक्स में ऐसा देखा गया है कि उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा 8%, 6%, 7% इस तरह की होती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी 8 से ऊपर रहेगी, 10, 11, 12, 14 तक रहेगी। तो ये आपको देखना चाहिए कि आप किस बैंक में निवेश कर रहे हैं, उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है, क्योंकि अगर वो इतना कमा रहा है और उसके खुद के पैसे पे इतना कमा रहा है कि वो अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सके और कुछ रिटर्न आपको भी दे सके, तब तो कोई मतलब है, नहीं तो धंधा करने का कोई मतलब ही नहीं। अगला रेशियो है प्राइस टू बुक वैल्यू। अब प्राइस टू बुक वैल्यू जो रेशियो होता है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे। टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, जो फिगर आएगा वो बुक वैल्यू हो जाएगा। इस फिगर को हम मार्केट कैपिटलाइजेशन या टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स के नंबर से डिवाइड कर देंगे तो बुक वैल्यू निकल आएगी। अब यहाँ पर आप बहुत ही गौर से समझिएगा कि यह मैट्रिक्स जो होती है यह बैंक को जज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है कि यह बैंक कितना महंगा मिल रहा है आपको और कितना सस्ता मिल रहा है आपको। कई बार खबरों के जरिए आप ऐसे बैंकों को ख़रीद लेते हैं जो उसकी रियल वैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा महंगा होगा। अब जब भी करेक्शन आएगा, भले वो बैंक अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन मार्केट उसे फेयर वैल्यूएशन देगा और वो इतनी तेज़ी से गिरेगा कि आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हम ज़्यादातर कंपनियों को ख़रीदने और बेचने के लिए PE रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, पर बैंक के केस में हम PB रेशियो को देखेंगे। या कैसे देखेंगे या मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसे जज कैसे किया जाता है, कैसे इंडस्ट्री का प्राइस टू बुक रेशियो क्या है और पीयर कंपैरिजन में क्या देखना है, तब आप इसका एक सही आइडिया लगा सकेंगे। इसको आप बार बार रिपीट करके देखें अगर आपको समझ में ना आए तो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेशियो है। इसके बाद आते हैं कॉस्ट टू इनकम रेशियो। सीधे से आपको पता चल जाएगा कि किस रेट पर पैसा उठाया जा रहा है और किस रेट पर पैसा दिया जा रहा है, उसका एक रेशियो है। या जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब सीधी सी बात है कि बैंक कम रेट पर पैसे उठा रहा है और ज़्यादा रेट पर पैसे दे रहा है, इससे उसको मुनाफा ज़्यादा हो रहा है, बस इतना सा है। इसके बाद आते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर। सीधी सी बात है कि जिस इंटरेस्ट रेट पर पैसा उठाया जा रहा है उससे ज़्यादा पर पैसा बाज़ार में दिया जा रहा है, जो बीच का डिफरेंस है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद आता है प्रॉफिट मार्जिन। अब प्रॉफिट मार्जिन जो आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें बैंक की कई तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका भी प्रॉफिट उसमें जुड़ा हुआ होता है, तब जाके वो एक मार्जिन निकलता है जिसमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी जुड़ा हुआ रहता है।
तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है कि किस रेट पर पैसा उठाया जा रहा है और किस रेट पर दिया जा रहा है, बल्कि जबकि प्रॉफिट ऑफ मार्जिन यह है कि ओवरऑल पूरी एक्टिविटीज़ को करने के बाद बैंक कितना प्रॉफिट कमा रहा है, वह प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है। इसके बाद सबसे आखिर में जो है वो है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखिए, इसको मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है और उसमें कितना प्रोविज़न किया जाना चाहिए वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। पर यहाँ पर जब भी आप NPAs किसी बैंक के देखें तो नंबर आपको नहीं देखना है, आपको ट्रेंड देखना है। अब अभी फ़िलहाल मेरी बात यह आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ट्रेंड कैसे देखना है और नंबर कैसे देखना है, ये इसके तरीके क्या हैं, ये जब मैं आपको किसी बैंक को एनालिसिस करना बताऊंगा तब आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे। तो फ़िलहाल आज के लिए हमने पूरे 8 बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स या बेंचमार्क रेशियोज़ जो हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए वो कवर किए हैं। आप इन बैंकिंग सेक्टर के रेशियोज़ को एक पेन पेपर के साथ लिख लें, क्योंकि जब अगले वीडियो में मैं आपको किसी भी बैंक को जज करने के लिए बताऊंगा तब ये लिस्ट आपके बहुत काम आएगी। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।